हेलो स्टूडेंट्स, स्टू वन में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार सिंह, आपका फिजिक्स मेंटर, बीटेक फ्रॉम एनआईटी जालंधर। मैं 15 सालों से पढ़ा रहा हूं और लगभग हजारों बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर्स बन चुके हैं मेरे पढ़ाए हुए। और इस दौरान अगली बारी आपकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका दोबारा स्वागत करता हूं इस सिंपल हार्मोनिक वेव चैप्टर में। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने सुपरपोजिशन टॉपिक के अंदर इंटरफेरेंस को पढ़ा था, इंटरफेरेंस फिनोमिना। और इंटरफेरेंस हमने देखा था कि जब दो वेव सिमिलर फ्रीक्वेंसी की सुपरपोज करती हैं तो फिनोमिना ऑफ सुपर इंटरफेरेंस होता है। और उसमें दो टाइप थे, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव। इंटेंसिटी के साथ क्या रिलेशन बनता है, एम्पलीट्यूड क्या बनता है, पाथ डिफरेंस के साथ क्या रिलेशन बनता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा था। और साथ में रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी के बीच में क्या बनता है, और इस पे बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग स्टैंडिंग वेव। दिस वन इज द सेकंड एप्लीकेशन और सेकंड फॉर्म ऑफ द सुपरपोजिशन ऑफ वेव। स्टैंडिंग वेव नाम से क्लियर है, स्टैंड यानी खड़ा हो जाना, यानी वेव जो है वह उसका कोई रियल प्रोपागेशन नहीं होता है आफ्टर सुपरपोजिशन, और वो वेव जहां की तहाँ वहीं पे स्टैंड कर जाती है, इसीलिए इसे स्टैंडिंग वेव नाम दिया गया। स्टैंडिंग वेव कब फॉर्मेशन होता है तो लिखेंगे when two wave, a coherent wave of same frequency and same amplitude are moving in opposite direction then standing wave is formed. देखिए मैंने क्या लिखा, when two wave moving in opposite direction, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने चाहिए, पर दोनों के साथ कंडीशन क्या है कि फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड दोनों का सेम होना चाहिए। तो ज़रा समझिए बच्चों, देखिए यदि कोई वेव है और ये मान लीजिए इधर मूव कर रही है, और इस एक वेव ये है, ये इधर मूव कर रही है, तो इसका इक्वेशन लिखा जा सकता है। इधर मूव कर रही है तो पॉजिटिव एक्स में कर सकते हैं, इसको नेगेटिव एक्स में कर सकते हैं। और सुपरपोजिशन के बाद जहाँ पे सुपरपोज करती हैं ये वेव, यहाँ पे रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड, ये दोनों मान लिया कि कई स्ट्रिंग पे हैं और ये वेव आ रही है, एक दूसरे से मिल रही हैं। अब मिलने के बाद जो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड होगा वो मैक्सिमा भी हो सकता है, भाई बीचों बीच मिलेंगी। तो यहाँ से कितना दूरी, तो यहाँ से सामान्य दूरी है, पार्ट डिफरेंस 0 होगा। और पार्ट डिफरेंस यदि 0 होगा तो मैक्सिमम मिलेगा। तो कहेंगे जो फॉर्मेशन होगा, मैं उसको बनाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ कहेंगे हम लोग मैक्सिमम प्लस ए से लेकर माइनस ए तक जा सकता है। तो प्लस ए है तो प्लस 2a मिल सकता है या माइनस 2a भी मिल सकता है। कहीं पे पार्ट डिफरेंस इसका 0 होगा। देखिए यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे तो क्लियर है पार्ट डिफरेंस को, यहाँ पे x बराबर 0, यहाँ x बराबर यदि λ/4 डिस्टेंस देखते हैं इस दूरी पे, तो ये यहाँ से इतना ही दूर आ पाएगा और ये यहाँ से इतना ही दूर, यानी ये जो दूरी हो गई, ये पहुँच गया इस पॉइंट पे और ये पीछे रह गया कितना, तो λ/4 और λ/4। तो जो पाथ डिफरेंस इसका जो बनेगा यहाँ के केस में, तो डेल्टा बराबर आपका 0 है
देखिए ये पोजीशन को बता रहा हूँ, यहाँ पार्ट डिफरेंस, यहाँ पे दो अलग अलग वैल्यू है, डेल्टा और यहाँ पे एक्स। एक्स यहाँ पे पार्ट डिफरेंस नहीं, ये पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पार्ट डिफरेंस को डेल्टा से। तो डेल्टा यहाँ पे कितना बन जाएगा, λ/4 और λ/4 λ/2। सिमिलरली जस्ट इसके पीछे के यदि पॉइंट देखें तो विथ रेफरेंस यहाँ पे हम लोग x बराबर माइनस λ/4 कर सकते हैं। यहाँ पे भी डेल्टा बराबर आपका क्या बनेगा, λ/2। और फिर यदि मैं x बराबर, यदि मैं बात करूँ x बराबर λ/2 का पोजीशन की बात करूँ तो ये देखिए λ/2, इधर से भी λ/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके लिए पार्ट डिफरेंस आपका लैम्डा हो जाएगा। तो लैम्डा होगा यानी फिर क्या बनेगा, +2a से -2a, और यहाँ पे भी अगेन +2a से -2a। तो जो फॉर्मेशन है, ऐसा नहीं कि फॉर्मेशन अचानक से घटने बढ़ने लगेगा, यानी फॉर्मेशन कैसे चलेगा ये देखिए। तो वैल्यू जो है देखिए, पहले +2a से -2a बनेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर ये 0 होगा, फिर मैक्सिमम होगा, फिर 0 होगा। एक बार फिर से बनाने की कोशिश करते हैं इसको, थोड़ा ये इस पॉइंट पे आते चले जाते हैं। ओके, तो देखिए ये धीरे धीरे ये वैल्यू घटती जाएगी है ऐसे, यहाँ आते आते 0, और इसको मैं डॉटेड से बना रहा हूँ क्योंकि एक समय पे मैक्सिमम मिलेगा, एक समय पे मिनिमम, दो इसे कई पॉसिबिलिटी होती है। देखिए यदि ये ऊपर है, ये सारे वेव ऊपर जा रहे हैं, तो ये सारे ऊपर, यदि ये ऊपर के डायरेक्शन में ये पहुंच चुके हैं, यदि ये ऊपर जा रहे हैं तो ये वाले देखिए आपके नीचे आएंगे, और ये वाले ऊपर हैं तो साइड में ये वाले नीचे आएंगे। यानी देखिए समझिएगा इस बात को, जब दो वेव इस तरह से ऐसे मूव करेंगी, दोनों मिलने के बाद रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड ज़्यादा होकर यहीं पे ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करना शुरू कर देती है। तो नेट एनर्जी ना इधर जाती है ना इधर जाती है। तो वेव क्या, प्रोपागेशन ऑफ एनर्जी है। तो दोनों एनर्जी जैसे ही मिलती हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे हायर एम्पलीट्यूड में ऑक्सीलेट करना शुरू कर देती है। तो ये भी तो मिलना है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, मिल रही, इंटरफेरेंस है। अब इंटरफेरेंस का कुछ स्पेशल केस स्टैंडिंग में बन जाता है कि अपोजिट डायरेक्शन में आए और सिमिलर फ्रीक्वेंसी के साथ साथ एम्पलीट्यूड भी सेम रहे, और जब इसे मिलेंगी तो ऐसे ऑक्सीलेट करना शुरू कर देंगे। यही चल रहा है। एक टाइम पे देखो ऐसे, एक टाइम पे ये वाला यदि ऐसे वेव बनेगा तो ये जैसे ही नीचे आएगा, ये जैसे ही नीचे आएगा ये वाला ऊपर भाग जाएगा, ये वाला ऊपर, यानी ये जो एक साथ स्ट्रिंग ऐसे होंगी, फिर एक साथ ये नीचे आएगा और ये वाला ऊपर जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा, ऐसे चलता रहता है। तो जहाँ पे मैक्सिमा का जो पॉइंट मिलता है बच्चों, ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सारे ये जितने भी पॉइंट्स हैं जहाँ पे मैक्सिमा मिला हुआ है, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड एंटीनोड। AN से डिनोट कर रहा है, AN। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड एंटीनोड। AN स्टैंड हियर, एंटीनोड। ओके, एंड ये जो मिनिमा के ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड नोड। और n को हम लोग यहाँ पे नोड। और ध्यान से देखिए इस फिगर में नोड और नोड के बीच की दूरी यदि देखें तो यह जो डिस्टेंस है λ/4, देखिए λ/4, तो ये देखिए जो दूरी है λ/2 है। तो नोड के बीच की दूरी λ/2, और या एंटी नोड और एंटी नोड के बीच की भी दूरी देखें तो λ/2 होगा। और जिसको नोड के बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं लूप लेंथ भी कहते हैं, इसको लूप लेंथ भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जैसे इसका एक रियल एग्जांपल क्या है कि
कि दो लोग स्ट्रिंग को पकड़े हुए, एक उधर से एक इधर से, समझिए कि एक आप पकड़े हुए एक इधर से मैं, हर एक स्टूडेंट अपने को सोचे, और हम लोग साथ में वेव फॉर्मेशन कर रहे हैं, सेम फ्रीक्वेंसी है। ये नहीं कि एक ऐसे ऐसे कर रहा है और एक धीरे धीरे कर रहा है, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड भी सेम दे। मान लीजिए दोनों सोर्स आइडियल हैं, हम दोनों आप लोग, तो ये देखिए एक एंड से आप टाइट कर रखें, एक एंड से हम, और हम दोनों लोग ऑक्सीलेट करना शुरू किए। अब वेव आगे की तरफ जाएगी, आपकी वेव इधर आएगी। जब दोनों मिलेगी ना, तो जो रिजल्टिंग वेव है ना इधर आएगी ना उधर जाएगी। जहाँ से जैसे जहाँ मिलेगी वहाँ पे एम्पलीट्यूड इसका बढ़ जाएगा, और बढ़ने के बाद वहीं पे ऑक्सीलेट करना शुरू कर देगी। तो एक बार वेव एक बार ऐसे बनेगा, फिर एक बार बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा, फिर ऐसे, और फिर ऐसा नहीं जो नीचे गया वो ऊपर। जब जैसे ये नीचे वाला ऊपर आएगा, फिर ये ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। वो जो एम्पलीट्यूड हम देंगे और जो एम्पलीट्यूड आप देंगे, दोनों का सम, ऊपर दोनों का ऐसे, ठीक है। और यही फिनोमेना स्टैंडिंग वेव कहलाता है। देयर इज नो नेट एनर्जी प्रोपागेशन इन एनी डायरेक्शन आफ्टर सुपरपोजिशन ऑफ वेव इन केस ऑफ स्टैंडिंग वेव। एंड द सेकेंड पॉइंट इज, ध्यान दीजिएगा कि वेव ऊपर गई और फिर उसके बाद ये जो नीचे आ रहे हैं, इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है हमेशा अपोजिट फेज में होगा, यानी ये ऊपर जाते हैं नीचे, यानी दोनों के बीच का फेज डिफरेंस पाई होगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक चीज और है कि यदि देखिए ये, यदि एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने का मतलब क्या, जहां था मीडियम का पार्टिकल दोबारा वहीं पे आ जाए, तो देखिए ये पूरे के पूरे मीडियम के पार्टिकल्स यहाँ सीधे आएंगे स्ट्रेट लाइन पे, फिर ये नीचे जाएंगे, फिर ऐसे बनाएंगे, और फिर उसके बाद सीधे होंगे और फिर ऊपर जाएंगे। उसी तरीके से जस्ट अपोजिट ऑर्डर में ये भी चलता रहेगा। ये ऐसे आएंगे और फिर ये नीचे जाएंगे और फिर ऊपर जाएंगे, फिर, यानी एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन के बाद सारे के सारे मीडियम के पार्टिकल दो बार, देखिए एक बार इधर जाते समय, एक बार इधर, दो बार स्ट्रेट लाइन में होते हैं। तो ये तीन बातें ध्यान रखिएगा। नो नेट एनर्जी प्रोपागेशन, नेबरिंग लूप के पार्टिकल अपोजिट फेज में होते हैं, यानी ये अपोजिट में है और ये अपोजिट में है, तो ये और ये सेम फेज में हो जाएंगे। ठीक, लिखिए इसे। स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन इन स्ट्रिंग, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो स्ट्रिंग में फॉर्मेशन होगा, जैसे एक वेव इधर से जा रही है और एक वेव इधर से, मान लीजिए ये ऐसे हो गया, और कंटिन्यूअस यदि ऐसा फॉर्मेशन चलता रहता है तो जो रिजल्टिंग वेव है ये एक ऐसे बनेगा। और साथ में अब देखिए, जब इसके बाद मान लीजिए कि नीचे वाला जा रहा है, इधर से भी नीचे आ रहा है, तो जब ये ऊपर वाला बन गया और फिर उसके बाद फिर नीचे वाला बनेगा। तो ऑल अबाउट यदि मैं ये फॉर्मेशन यदि दिखाऊं तो कैसा बनेगा, ओ सॉरी, देखिए ये स्ट्रिंग है, कहेंगे ये वाला पॉइंट नोड ही रहेगा, ये वाला पॉइंट नोड रहेगा। यदि एक लूप में ऑक्सीलेट करता है तो ऐसा बनेगा, ये एक बार ऊपर पूरा फिर एक बार नीचे, तो ये पॉइंट एंटी नोड है यदि एक लूप में ऑक्सीलेट करता है। तो यदि मान लीजिए कि दो लूप में ऑक्सीलेट करने लगा, यानी नोड यहाँ पे तो मिलेगा ही, यहाँ पे भी नोड मिलेगा ही निश्चित रूप से, एक नोड बीच में और आ गया, कैसा फॉर्मेशन होगा, तो कहेंगे ये ऐसे बनाएंगे और फिर साथ में इसको ऐसे डॉटेड से दिखाएंगे, यानी दो, एक एंटी नोड यहाँ पे, एक एंटी नोड यहाँ पे मिलेगा, ऐसे फॉर्मेशन होगा। यदि मैं एक और बनाने की दिखाऊं आपको कैसा बनना चाहिए बच्चों, देखिए दो नोड डाल दीजिए बीच में, नोड नोड, और ये देखिए फॉर्मेशन ऐसे होगा। ठीक है, यहाँ पे नोड 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 एंड यहाँ पे भी नोड, एंटी नोड एंड एंटी नोड, ऐसे। इसके एनालिसिस अभी हम लोग आगे भी और करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव, सबसे पहला पॉइंट, नो नेट एनर्जी और वेव फ्लो इन एनी डायरेक्शन।
ओके। दूसरा पॉइंट, पार्टिकल्स will oscillate in opposite phase when they are lying in neighboring loop। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है। तीसरा, ड्यूरिंग वन ऑक्सीलेशन all medium particle are at straight line by 2 times या by twice, 2 बार स्ट्रेट लाइन में होते हैं। पहला पॉइंट है नो नेट एनर्जी प्रोपागेशन इन एनी डायरेक्शन इन केस ऑफ प्योर स्टेशनरी वेव। पार्टिकल विल ऑक्सीलेट इन अपोजिट फेज व्हेन दे आर इन नेबरिंग लूप। और ड्यूरिंग वन ऑक्सीलेशन आर मीडियम पार्टिकल्स during one oscillation all medium particles are lie at a straight line by 2 times or we can say that by twice। ठीक है, तो ये तीन जो पॉइंट्स है हमने पिछले कंसेप्ट को देखते हुए हमने लिखा। डिफरेंट इक्वेशन टू डिस्क्राइब द स्टेशनरी वेव। जरा समझें, देखिए स्टेशनरी वेव यदि कोई इक्वेशन y इज इक्वल टू, यदि मैं लिखता हूं a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यानी ये मूव कर रहा है एक्स एक्सिस की तरफ पॉजिटिव, और यदि मैं लिख दूं a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, यानी ये मूव कर रहा है पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव एक्सिस की तरफ। जब ये दोनों इक्वेशन ये दोनों वेव जब सुपरपोज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू y1 प्लस y2। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और सेम फेज के साथ हैं तो इसको स्केलर की तरह जोड़ा घटाया जा सकता है। जरा जोड़िए इसे, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ए को कॉमन कर दिया साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। देखिए साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख रहा हूं, ए को बाहर रखा 2 साइन ए एक्स प्लस वाई बाई 2, तो देखिए साइन ओमेगा टी, और फिर उसके बाद हो जाएगा कॉस के एक्स। इसको ऐसे लिखूंगा 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू y। और ये जो पूरा टर्म है इसको हम लोग r से डिनोट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा टी, वेयर r इज द एम्पलीट्यूड, जो कि हर एक पोजीशन पे अलग अलग होगा। r इज इक्वल टू 2a cos के x, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ x और दिस वन इज द एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव। तो हर एक पोजीशन पे देखा हमने x बराबर 0 पे अलग, x बराबर लेमडा बाई
4 पे अलग, λ/2 पे अलग, फिर 3 ऐसे ही जैसे लेफ्ट में ऐसे राइट में अलग अलग चीज़ें मिल रही थी। तो ये तो रहा इक्वेशन स्टैंडिंग वेव का, जिसपे कुछ एम्पलीट्यूड फंक्शन ऑफ पोजीशन होगा और साथ में ये जो है एसएचएम करता हुआ टाइम के साथ मीडियम का पार्टिकल, यही है वेव नेचर का इक्वेशन। यानी यह देखें तो यह एक सिंपल हार्मोनिक वेव का इक्वेशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है हर एक पार्टिकल। यहाँ पे कोई नेट एनर्जी प्रोपागेशन नहीं है, इसलिए सारी की सारी वेव सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही हैं और हर एक मीडियम पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग। और यहाँ पे देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी हर एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। और यही सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन ही उस वेव का इक्वेशन हो जाता है, क्योंकि वह ट्रेवलिंग वेव नहीं होती है। तो जनरल फॉर्म में क्या, यहाँ पे साइन हमेशा आएगा, यहाँ पे कॉस भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है, कॉट यहाँ पे ओमेगा टी के साथ कॉस भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है। यानी जनरल इक्वेशन की यदि हम बात करें, जनरल इक्वेशन यानी कब, यानी समझ लीजिए यहाँ पे पाई लगा हो, या यदि यहाँ पे पाई लगा, फिर दोनों को जोड़े, यानी दोनों को अपोजिट फेज करके जोड़े, तो यहाँ पे कॉस यहाँ पे साइन हो जाएगा। तो जनरल इक्वेशन देखिए हम लोग ये लिखेंगे, आप याद रखिएगा इसे, y इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं r साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, अल्फा इज द इनिशियल फेज। अल्फा बराबर π/2 करेंगे तो ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यदि 0 रखेंगे तो साइन में ही रहेगा। यहाँ पे r की दो वैल्यू डेराइव करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं 2a cos kx भी हो सकता है। जब ऐसा यदि r की वैल्यू 2a cos kx होगा तो ध्यान रखिएगा एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और 2a मिलेगा। तो x इज इक्वल टू 0 पे हमेशा ही एंटी नोड मिलेगा। और दूसरा r की एक और वैल्यू हो सकती है, जो कि हो सकता है 2a साइन kx। यदि ऐसा इक्वेशन है तो x इज इक्वल टू 0 पे 0 पुट करेंगे, साइन 0 बराबर 0। दिस इंप्लाई दैट यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे आपको नोड मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो दिस वन इज द जनरल इक्वेशन टू डिफाइन द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेशनरी वेव। क्लियर? लिखिए इसे जल्दी से। साथ में यदि इनका और इसका यदि मैं फिगर यदि बनाकर आपको दिखाऊं मैं, तो इसको लिखिए, मैं तुरंत इसका फिगर आपको बनाकर दिखाता हूं कि यदि ये वाला इक्वेशन यूज होगा या ये वाला होगा तो इन दोनों में कौन सा इक्वेशन बनेगा। देखिए, जब पहला केस होगा तो सिर्फ हम x इज इक्वल टू 0 से यदि मैं स्टार्ट करूं तो ये x इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को मैं y एक्सिस में शो कर रहा हूँ, तो ये वेव का स्ट्रक्चर यहाँ से ऐसे शुरू होगा। इधर के पीछे वाला नहीं बना रहा हूँ, x बराबर 0, ये है आपका पोजीशन x इज इक्वल टू λ/4, फिर ये λ/2, ये यहाँ पे फिर, और यहाँ पे x इज इक्वल टू लैम्डा। अच्छा, यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है +2a भी हो सकता है और -2a भी, इसलिए इसको ऐसे कभी भी स्ट्रक्चर को जब भी वेव को बनाते हैं तो डॉटेड ये पूरा स्ट्रक्चर देते हैं, एक डार्क से एक डॉटेड से, यानी एक टाइम में ऊपर एक टाइम में नीचे, ये बनेगा। यदि इस केस के लिए यदि हम बनाए 2a sin kx के लिए, तो जरा सोचिए, यदि ये वाला x इज इक्वल टू 0 पे यदि ये एंटी नोड का फॉर्मेशन हो रहा है, देखिए एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड, और यहाँ पे देखिए फिर नोड मिलेंगे, इधर वाला हमने। उसी तरीके से यदि r इज इक्वल टू 2a sin kx वाला टर्म आता है तो x इज इक्वल टू 0 पे नोड मिलेगा। और उस केस में यदि हम इक्वेशन को यदि मैं प्लॉट करूँ, सॉरी ग्राफ यदि प्लॉट करूँ तो कैसा बनेगा, देखें आप। ओके, +2a to -2a, x इज इक्वल टू 0 अप टू 100।
these are the points of antinode and these are the points of node. ओके ये और ये देखिए, ये है जो अपोजिट फेज में, एरो पे ध्यान दीजिएगा, ये दोनों अपोजिट फेज में ऑक्सीलेट करेंगे। फिर इसके साथ यह नेचर हमेशा ध्यान आप रखिएगा कि नेबरिंग लूप के जो पार्टिकल्स हैं वह अपोजिट फेज में ऑक्सीलेट करते हैं। ओके, यहां तक आप लिख ले। ओके, क्वेश्चन ये है, इन रीजन इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव सेटअप इज y इज इक्वल टू 4 cos पाई x बाई 3। देंगे cos के साथ kx लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि यह x इज इक्वल टू 0 पे एंटीनोड मिलेगा, यह क्लियर हो गया। साइन 40 पाई t भी लिखा है साथ में। Where x and y are in centimeter and t in time in second, find the amplitude and velocity of the two component wave and also find the distance between adjacent nodes. कैलकुलेट कीजिए। इस इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से, y इज इक्वल टू 2a cos kx साइन ओमेगा t से कंपेयर करेंगे। चलिए कंपेयर कीजिए और बताइए कि एम्पलीट्यूड क्या है, वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट वेव का बताना है। स्टैंडिंग वेव की कोई वेलोसिटी नहीं होती। एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट्स नो, यानी लूप लेंथ बताना। कैलकुलेट कीजिए। देखिए यहां से दिख रहा है 2a इज इक्वल टू 4, दिस इंप्लाई दैट a इज इक्वल टू 2। अब यहां से कंपेयर कीजिए, देखिए पाई बाई 3 इज इक्वल टू k और k इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं 2 पाई बाई लैम्डा, देन लैम्डा इज इक्वल टू 6, पाई गेट कैंसिल आउट हो जाएगा और 6 सेंटीमीटर। तो एम्पलीट्यूड हो गया 2, लैम्डा आ गया। कंपेयर करिए यहाँ से, ओमेगा इज इक्वल टू दिया है 40 पाई और ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई n, तो n इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा आपका 20 हर्ट्ज। अब v की बात करें तो v इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे n लैम्डा और n इज इक्वल टू 20 इंटू लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 6, यानी 6 यहाँ लिख दिया, 120 सेंटीमीटर पर सेकंड या 1.2 मीटर पर सेकंड। ओके, 1.2 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नोड, दो एडजेसेंट नोड के बीच की दूरी को हम लोग लैम्डा बाई 2 से लिखते हैं, जिसको हम लोग लूप लेंथ भी कहते हैं। लूप लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 और ये देखिए है 6 सेंटीमीटर, यानी इसको यहां पे हम लोग लिखेंगे 3 सेंटी। ये देखिए, तो एक ये हो गया कैलकुलेशन, एक एम्पलीट्यूड हो गया और v हो गया। और क्या इसमें पूछा जा सकता है, और सुनिए, इसमें कह सकता है कि इक्वेशन ऑफ कंपोनेंट वेव बताइए। इक्वेशन ऑफ कंपोनेंट वेव, यानी दो जो वेव से मिलकर यह बना हुआ है उसका इक्वेशन क्या होगा। तो देखिए मैं लिखूंगा y1 इज इक्वल टू a
साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स और एक माइनस के एक्स। तो देखिए ए बराबर है आपका 2 साइन ओमेगा टी 40 पाई टी माइनस पाई एक्स बाई 3, एक इक्वेशन ये है। और दूसरा y2 इज इक्वल टू 2 साइन ओमेगा टी और सेम वैल्यू पर यहां पे लगा देंगे प्लस, एक में प्लस और एक में माइनस। तो दीज आर द इक्वेशन ऑफ कंपोनेंट वेव। ये पूछा जा सकता है कि कौन दो वेव से मिलकर ये स्टैंडिंग वेव बना, उसका इक्वेशन लिखिए। तो इसका इक्वेशन ये बनेगा। और एम्पलीट्यूड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, वेवलेंथ क्या होगा, लूप लेंथ क्या होगा, वेव नंबर क्या होगा और कंपोनेंट वेव की वेलोसिटी क्या होगी, ये सारी चीजें पूछी जा सकती। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए स्टेशनरी वेव डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन y इज इक्वल टू 10 साइन 4 पाई x बाई 5 इंटू साइन पाई एक्स टी। Find the phase difference of oscillation of the two particle located at x is equal to 1 centimeter and x is equal to 2 centimeter। 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के जो पार्टिकल्स हैं वह कैसे ऑक्सीलेट करेंगे। तो जरा समझिए कि इस इक्वेशन को कंपेयर किससे करेंगे। तो y इज इक्वल टू हम लिखेंगे 2a साइन के एक्स साइन पाई टी। ठीक, तो साइन के साथ लगा हुआ है, देखिए ध्यान से देखिए, साइन के साथ के एक्स लगा है, इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू 0 पे हमें नोड मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, फाइंड द फेज डिफरेंस ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ टू पार्टिकल लोकेटेड एट x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। जरा इसको 1 मिनट खुद से आप ट्राई करिए, फिर मैं आगे बताता हूं। जरा ट्राई करिए तो खुद से। तो y इज इक्वल टू 2a, तो यहां से आप देख सकते हैं a बराबर 5 है, k इज इक्वल टू देखिए तो 4 पाई बाई 5 दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, यानी लैम्डा इज इक्वल टू हम लोग देखिए 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और लैम्डा इज इक्वल टू 2 बाई 5 इज इक्वल टू 0.4। ओके, अब वेव को यदि हम बनाएं, यदि कंस्ट्रक्ट करें तो कैसा वेव स्ट्रक्चर होगा, जरा ध्यान से देखिए। x इज इक्वल टू 0 पे आपको नोड मिलेगा, तो यहां पे आपको नोड बनाना है। देखिए ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, अब ये x इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगी दूरी लैम्डा बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा, यहाँ पे हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 2, आगे आपका हो जाएगा 2 लैम्डा। अच्छा, अब जो डिस्टेंसेस की यदि बात कर लें, लैम्डा इज इक्वल टू 5, यहां से देखें, ये देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक है, देखो बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 5 बाई 2, ये ना होगा, लैम्डा इज इक्वल टू 5 बाई 2 और दैट विल इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर लैम्डा की वैल्यू। तो अब देखिए यहाँ x इज इक्वल टू 0, यहाँ लैम्डा बाई 2, तो यहाँ हो जाएगा 1.25 सेंटीमीटर, ये पोजीशन आएगा। यहाँ पे आएगा 2.5 सेंटीमीटर, सारे पोजीशन को लिखिए। 3 लैम्डा बाई 2, यहाँ पे 1.3 हो जाएगा 3.75 सेंटीमीटर। ऐसे ही आप सारा लिख लेंगे सेंटीमीटर, ऐसे लिख लिया।
अब हमें पता है कि इस लूप के जो पार्टिकल्स हैं और इस लूप के पार्टिकल्स जो हैं, ये नेबरिंग लूप के पार्टिकल्स हमेशा ही अपोजिट लूप में ऑक्सीलेट करते हैं। जब अपोजिट लूप में ऑक्सीलेट करेंगे तो देखिए जो पार्टिकल के पोजीशंस दे रखा है यहाँ पे, x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर का पार्टिकल कितने फेज में ऑक्सीलेट करेंगे या किस फेज में होंगे। तो x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर कुछ यहाँ पे आएगा, x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर यहाँ पे, और x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर कुछ यहाँ पे। तो यदि ये वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा तो निश्चित से ये वाला नीचे आ रहा होगा, और इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा फाई इज इक्वल टू पाई होगा। ये दोनों अपोजिट फेज में ऑक्सीलेट कर रहा हूँ। यदि यही देता कि x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर के पार्टिकल्स कहाँ कैसे इस फेज में होंगे, तो 1 और 3, तो देखिए एक के बाद एक आ गया, यानी अपोजिट, फिर इसके साथ ये अपोजिट, यानी ये और ये सेम फेज में, यानी x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर के पार्टिकल का फेज डिफरेंस फाई बराबर 0 होता। यदि यही कह देता कि 4 सेंटीमीटर वाला बताइए क्या करेगा, तो ये फिर आ जाता फिर अपोजिट फेज में। क्लियर। देखते हैं स्टेशनरी वेव इन क्लैम्प्ड स्ट्रिंग। देखिए क्लैम्प्ड स्ट्रिंग की यदि बात करें तो हमने कहा था कि यदि एक लूप में यदि ऑक्सीलेट करता है और यदि इसका लेंथ L लें, यहाँ पे नोड फॉर्मेशन होगा, यहाँ नोड होगा और यहाँ पे एंटी नोड होगा, तो ये जो लेंथ L है, L इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं लैम्डा बाई 2, क्योंकि ये देखिए ये डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 ही है, तो लैम्डा इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 2L। और यदि मैं फ्रीक्वेंसी की यदि बात करूं कि n इज इक्वल टू जो मिनिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है n0, जिसको हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, fundamental frequency is the minimum possible frequency at which the stationary wave can form in the given situation of the string कहेंगे, आगे चल के ऑर्गन पाइप कहेंगे, ये सारा सिचुएशन हो सकता है। तो n नॉट इज इक्वल टू v बाई लैम्डा, तो v बाई लैम्डा यानी v बाई 2L, या 1/2L, और v बराबर हम लिखते हैं स्ट्रिंग के केस में टेंशन अपॉन लीनियर मास डेंसिटी अंडर रूट t बाई म्यू। तो दीज आर द वैल्यू फॉर द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और इसको हम लोग फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, दीज आर कॉल्ड फर्स्ट हार्मोनिक, ये नॉमेनक्लेचर है, ध्यान रखिएगा, ऐसे बोलते हैं फंडामेंटल को फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं। यदि एक लूप में ऑक्सीलेट किया, इससे तो मिनिमम होगा नहीं ना, क्योंकि एक तो एंटी, यहाँ नोड तो फिक्स ही है, एक एंटी नोड फॉर्मेशन होगा, 2 नोड है तो एक एंटी नोड बनेगा। यदि मैं कहूँ अब कि नहीं, यदि एक नोड और बीच में डाल दें तब कैसा फॉर्मेशन होगा, तो देखिए नोड नोड, मेरे साथ आप लोग ट्राई करिए फटाफट और दिखाइए तो अगला फ्रीक्वेंसी क्या बनेगा। यहाँ पे भी एंटी नोड, तो देखिए हम लोग लिखेंगे एंटी नोड के केस में, देखिए ये देखिए लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2, तो ये लेंथ तो वही है, लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी को मैं n1 लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा, और n1 इज इक्वल टू v बाई लैम्डा, v बाई लैम्डा यानी v बाई L, या इसको मैं लिख सकता हूं v 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, और v बाई 2L इज इक्वल टू n नॉट, तो यहां से लिखेंगे n1 इज इक्वल टू 2n नॉट, और n नॉट की वैल्यू ये है, यानी 2n नॉट, n नॉट का 2 टाइम्स, 2 गुना, यानी सेकेंड हार्मोनिक, 2 स्टैंड हियर, यानी n नॉट जितना मल्टीप्लाई मिलेगा ये बताएगा सेकेंड हार्मोनिक। ध्यान देना बेटा, इसको हम बोलेंगे सेकेंड हार्मोनिक। और पहली बार रिपीटिशन हुआ है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, सो द फर्स्ट रिपीटिशन ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन।
द नेम इज फर्स्ट ओवरटोन। एक और बनाने की मैं कोशिश करता हूं, पहले इसको आप लिखिए, इसको लिखिए। एक और फॉर्मेशन जो 3 लूप, एक लूप के साथ ये 2 लूप, तीसरा लूप देखिए। ध्यान रखिएगा क्लैम्प्ड स्ट्रिंग है और क्लैम्प्ड है दोनों एंड से लगा हुआ है। लिखिए इसे। यदि मैं कहूं यदि 3 लूप में ऑक्सीलेट करेगा तब कैसा हो? देखिए, तो 2 नोड और आ जाएंगे बीच में, नोड, ये भी पॉइंट नोड, नोड और ये भी नोड, और दीज आर द पॉइंट्स ऑफ एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड। पर जब ये एंटी नोड मिलेगा तो यहां पे नहीं मिलेगा, यहां वाला मिल रहा होगा, है ना? ध्यान रखिएगा। अच्छा, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, यहां पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वही है 3 लैम्डा बाई 2। दिस इंप्लाई दैट लैम्डा इज इक्वल टू 2l बाई 3। अब से अगला है n2, n1 लिखे थे, अब अगला हायर फ्रीक्वेंसी है तो इसको n2 लिखेंगे। n2 लिखते ही दूसरा रिपीटिशन है, आप लिखेंगे तुरंत सेकेंड ओवरटोन। ध्यान दीजिएगा, सेकेंड ओवरटोन, तुरंत इसको समझिए कि सेकेंड ओवरटोन है। n2 इज इक्वल टू v बाई लैम्डा 2l बाई 3, 2l बाई 3 यानी देखिए v बाई 2l इज n नॉट, यानी देखिए 3 टाइम्स ऑफ n नॉट, यानी थर्ड हार्मोनिक। जब थर्ड हार्मोनिक मिलता है उस समय सेकेंड ओवरटोन मिलता है। जब फोर्थ हार्मोनिक मिलेगा तो थर्ड ओवरटोन मिलेगा, फिफ्थ मिलेगा तो फोर्थ मिलेगा, ऐसे ही n-1। यानी आपको याद कैसे रखना है कि n नॉट बराबर v बाई 2l या 1/2l अंडर रूट t बाई म्यू विल बी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर द बोथ एंड क्लैम्प्ड स्ट्रिंग। दोनों एंड क्लैम्प्ड है तब के केस में, दोनों एंड क्लैम्प्ड है, फंडामेंटल मिल गया और सारे के सारे हार्मोनिक्स मिलते हैं, ऑल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द हार्मोनिक्स विल ऑब्टेन। मतलब व्हाट, n नॉट भी मिलेगा, 2n नॉट, 3n नॉट, 4n नॉट, 5n नॉट, अप टू सो ऑन, सारे हार्मोनिक्स मिलेंगे और जितने लूप उतने हार्मोनिक्स मिलते जाते हैं। साथ में आपको यह भी ध्यान में रखना है यदि थर्ड हार्मोनिक मिलेगा तो ओवरटोन होगा 3-1, फोर्थ हार्मोनिक मिलेगा तो 4-1, फिफ्थ हार्मोनिक मिलेगा तो 5-1, ऐसे हार्मोनिक्स मिलते, सॉरी ओवरटोन मिलते रहेंगे। थर्ड हार्मोनिक्स ओवरटोन हो जाएगा 3-1, फोर्थ हार्मोनिक 4-1 ओवरटोन। क्लियर? तो जैसे ही रेजोनेंस स्टेशनरी वेव इन क्लैम्प्ड स्ट्रिंग, तो रेजोनेंस की यदि हम जब बात करते हैं तो देखिए होता क्या है, रेजोनेंस क्या है, फिनोमिना ऑफ मैचिंग और फ्रीक्वेंसी का मैच करना। जैसे ये देखिए स्ट्रिंग है, इसका लेंथ L है और दिए हुए टेंशन T पे है, तो T पे आते ही इसका फंडामेंटल देखो, पहले फंडामेंटल डिफाइन हो जाएगा, n नॉट इज इक्वल टू 1/2l, लेंथ फिक्स है, अंडर टेंशन भी फिक्स में। मान लिया कि यह 10 हर्ट्ज है, ऐसा हमने कहा, यानी दिए हुए स्ट्रिंग का कुछ ना कुछ अपना, दिए हुए लेंथ, दिए हुए टेंशन पे, दिए हुए लीनियर मास डेंसिटी पे उसका कुछ ना कुछ फंडामेंटल हो। जब एक ट्यूनिंग फॉर्क इस डिवाइस जब इससे कनेक्ट करते हैं और जब इससे इसकी फ्रीक्वेंसी NF, लेट्स से दैट इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज, जब इससे कनेक्ट करते हैं और इसके साथ वाइब्रेट कराने की कोशिश करते हैं तो इसके कौन से हार्मोनिक से जाके मैच किया, तो हम देखेंगे अगला हार्मोनिक 20 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, यानी इसके 5वें हार्मोनिक से मैच किया। तो जैसे ये मैचिंग होगी, मैच कर गया तो इसको 5 लूप में ऑक्सीलेट करा देगा, 1 2 3 4 5 लूप में ऑक्सीलेट करना शुरू कर देगा। ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी को ट्यून करते हैं, और ट्यून करते हैं नहीं, मान लीजिए 50 हर्ट्ज है, पहले 45 हर्ट्ज पे रहा होगा कुछ,
या कुछ फ्रिक्वेंसी पर हम फ्रिक्वेंसी बढ़ाते घटाते हैं, ट्यून करते रहते हैं, देखते हैं। यदि मान लो 40 पे सेट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये 40 पे सेट होते ही इसको 4 लूप में ऑक्सीलेट करना शुरू कर देगा। 5 पे लूप में मतलब क्या, इसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज पहुंच चुकी है, 60, 70, 80, 90, 100। अब सुनो, ऐसा ही फिनोमिना कुछ होता है, जैसे मान लो काफी हायर फ्रिक्वेंसी कर दिया और स्ट्रिंग को वाइब्रेट कराने की कोशिश किया। जब वाइब्रेशन ठीक है, वो ऑक्सीलेट करने की कोशिश तो करेगा, पर कोई ज़रूरी है कि इसको मैं 1000, यानी यदि इसकी फ्रिक्वेंसी मान लीजिए कि हम 10,000 रख दें और इससे मैच कर दिए, यानी 1000 लूप में। अब उसको 1000 लूप में ऑक्सीलेट करने के उसके पास स्ट्रेंथ नहीं है, तो क्या होगा, वो ब्रेक कर जाएगा। फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वह क्या हो जाएगा, ब्रेक। यानी रेजोनेंस से मैचिंग हुआ और मैचिंग होने के बाद उतने पे वाइब्रेट कराना शुरू कर दिया सोर्स। और जब वाइब्रेट कराना पर हमारे पास जिसको हम वाइब्रेट करा रहे हैं, जिससे हमने हमारी फ्रिक्वेंसी मैच की है, उसकी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि उतने पे वाइब्रेट कर पाए, क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। एनसीईआरटी में आप पढ़े होंगे कुछ टर्म्स ऐसे कि देखते हैं कि जो पुल बना रहता है, छोटे छोटे पुल बने रहते हैं, तो और जम्मू के साइड में, कश्मीर के साइड कहते हैं वहाँ परेड मार्च करते हुए नहीं चलना है। क्यों नहीं करना है कि एक साथ यदि हम वाइब्रेशंस देंगे तो हो सकता है वो मैच कर जाए। मैच करने के बाद पुल को हायर फ्रिक्वेंसी, हायर एम्पलीट्यूड के साथ यदि उसको ऑक्सीलेट कराएं तो हो सकता है वो टूट जाए, ब्रेक कर जाए। इसीलिए कहते हैं कि एक जनरल मोशन करते हुए आप आगे बढ़िए, ठीक है। यानी मैचिंग हो जाएगा तो हायर फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, कोई भी चीज़ ब्रेक करने की सिचुएशन बढ़ जाती है। और भी बहुत सारी बातें की जा सकती हैं इस पर अभी तक के लिए आप इतना ही। यानी रेजोनेंस फिनोमिना क्या है कि व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्राइविंग सोर्स मैचेस विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन सिचुएशन, इधर स्ट्रिंग कहें, आर्गन पाइप कहें या व्हाटएवर, यदि उससे मैच कर गया तो उसको देन स्ट्रिंग विल ऑक्सीलेट इन दैट हार्मोनिक। यानी यदि पचवें से मैच किया, यानी पचवें हार्मोनिक में ऑक्सीलेट करना शुरू कर देगा, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रेजोनेंस। यही फिनोमिना रेजोनेंस कहलाता है। यदि 45 हर्ट्ज होगा, मान लीजिए 45 होगा, इसका मतलब ये नहीं कि 4.5 लूप में ऑक्सीलेट करना शुरू कर देगा। पूरी की पूरी एनर्जी डैम्प्ड आउट हो जाएगी, ऐसे ऐसे बाहर निकल जाएगी। जहां से इसका कनेक्शन होगा ना, ऐसे ऐसे होते डैम्प लॉस हो जाएगी। पर जैसे जैसे मैच करना शुरू करता है, धीरे 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 फॉर्मेशन हल्का हल्का वाइब्रेट करना शुरू करेगा। जैसे ही 50 आएगा, क्लियर। जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे रेडियो होता है ना, तो रेडियो को देखो ट्यून करते हैं। जैसे ही मान लो 93.6 व्हाटएवर रेड एफएम, ये फलाना ढमका जो चैनल है, जैसे ही हम ट्यून करते हैं, जैसे देखते हैं उसके पास पहुंचना सुनते हैं, खिड़की खिड़की हल्का की आवाज आनी शुरू हो जाती है। क्या होता है, जब बैंडविड्थ उसके साथ जब मैचिंग होती है, वहां पे मैचिंग क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, वहां पे अलग टाइप की मैचिंग चलती है, बट वहां पे भी रेजोनेंस का ही फिनोमिना होता है। जैसे ही चीजें मैच कर जाती हैं, वो हायर एम्पलीट्यूड में ऑक्सीलेट कर देता है और एम्पलीफायर लगा रहता है, और वो सारी चीजें साउंड में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो होता क्या बेसिक फिनोमिना, रेजोनेंस, मैचिंग ही होता है। और जैसे जैसे देखो, फिर हम यदि रेडियो बटन को यदि हम और टर्न करते हैं, फिर उसका धीरे धीरे साउंड खत्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो रेजोनेंस को आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा। स्टेशनरी वेव इन स्ट्रिंग क्लैम्ड एट वन एंड, एक ही एंड से क्लैम्ड है, दोनों एंड क्लैम्ड नहीं है। जरा देखिए इस सिचुएशन को, दोनों एंड क्लैम्ड है, उसका सिचुएशन हमने देख लिया, एक ही एंड क्लैम्ड है, यानी यह एंड फ्री है टू मूव फ्रॉम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड टू मिनिमम। यानी यहां पे कहेंगे यहां एंटी नोड फॉर्मेशन होगा, मिनिमम पॉसिबल एंटी नोड, और यहां पे होगा, यहां पे तो नोड फिक्स, और ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एल। ये ध्यान से देखिए, ये लेंथ कितना है, ये देखिए, तो कहेंगे ये λ/4, आगे तक बढ़ता तो ये λ/2 रहता। तो यहां पे हम लिखेंगे L इज इक्वल टू λ/4, this implies that lambda is equal to 4L. Now, fundamental frequency n is equal to v by lambda is equal to v by 4L, या हम लिखेंगे 1/4L अंडर रूट टी माई बी। ध्यान दीजिएगा, यदि दोनों इंड हिंज्ड होता है तो यहाँ पे तो 2L लिखते हैं, पर दोनों एक ही इंड हिंज्ड होता है, यहाँ पे 4L बन जाता है। क्लियर। इसको हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, एंड दिस वन इज कॉल्ड फर्स्ट हार्मोनिक।
फर्स्ट हार्मोनिक। अगला सिचुएशन यदि हम सेकंड के लिए यदि बनाएं, सेम वही है, लेंथ आपको वही कंसीडर करना है। तो देखिए एक नोड आपको बीच में डालना होगा, सिचुएशन कुछ ऐसा होगा। ये देखिए लैम्डा बाई 4 और ये लैम्डा बाई 2, लेंथ वही L इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4। दिस इंप्लाई दैट लैम्डा इज इक्वल टू 4L by 3। Now N1 is equal to V by lambda, और V by lambda यानी 4L by 3। ये देखिए V by 4L is what? V by 4L is N0। तो यहाँ पे जो वैल्यू N1 is equal to आ जाएगी which is equal to 3N0। N1 is equal to 3N0, यानी यहां से क्या लिखेंगे, ये होगा थर्ड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन। ये तो गजब ही हो गया, सेकेंड हार्मोनिक मिला ही नहीं, सीधे थर्ड मिल गया। यानी यदि वन इंड से हिंज्ड होता है तो सेकेंड हार्मोनिक नहीं मिलता है, ठीक है, थर्ड मिलता है। और तीसरे पर ही पहला रिपीटिशन हुआ, इसलिए यही हमारा, ये नहीं कि 3 यहां पे n-1 वाला कंसेप्ट चलेगा, ये नहीं, ये सेकंड ओवरटोन है ना, पहला रिपीटिशन है, इसलिए यहां पे फर्स्ट ओवरटोन यहां पे मिलेगा। यानी यहां पे होता है जो टर्म कि कितना ओवरटोन मिलेगा, तो यहां पे कहते हैं कि -1/2 कर दीजिए, यानी थर्ड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन। ओके, जरा अगला बना के जरा देखिए कि यदि 5N0 जब मिल रहा होगा उस समय क्या सेकेंड ओवरटोन है क्या? देखिए फिर से 4N0 नहीं मिलता है क्या? तो इसको बनाते हुए जरा एक स्ट्रक्चर और अपने से बनाइए, तो करिए जरा इसे। देखिए थोड़ा और इधर बनाता हूं। दो नोड डालना होगा हमें बीच में, तो दो नोड हम यहाँ पे ऐसे इंट्रोड्यूस कर देते हैं। देखिए स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा। ध्यान रखें इतना लेंथ λ/4, ये λ/2, ये λ/2, तो λ/2 λ/2 लैम्डा और प्लस λ/4 5 λ/4, तो L इज इक्वल टू 5 λ/4 हो जाएगा। यहां से लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिखें, तो 4L/5, सॉरी हाँ ठीक है, तो यहां पे N2 इज इक्वल टू V बाई लैम्डा विच इज इक्वल टू 4L/5, और ये देखिए आपका N0 है दैट इज इक्वल टू 5N0। कौन सा हार्मोनिक? फिफ्थ हार्मोनिक एंड सेकेंड ओवरटोन। उसी तरीके से सेवेंथ हार्मोनिक मिलेगा तो थर्ड ओवरटोन, नाइन्थ हार्मोनिक फोर्थ ओवरटोन, यानी 2n-1/2 कर दीजिए, या जितना हार्मोनिक है उसमें -1/2 उतने ओवरटोन मिलता जाएगा। यानी दोनों एंड से हिंज्ड है तो ऑल हार्मोनिक्स मिलेंगे, जहां पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1/2L√T/μ होगा। यदि वन एंड से हिंज्ड है तो ओनली ऑड हार्मोनिक्स मिलेंगे, और जहां पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/4L या 1/4L√T/μ। अब इस पे बेस्ट क्वेश्चंस बनना शुरू होंगे।
ये जो क्वेश्चन है इसको आप लोग करके आएंगे। देखिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, द लेंथ ऑफ वायर शोन इन फिगर बिटवीन द पुली इज 1.5 मीटर and its mass is 12 gram. Find the frequency of vibration at which the wire vibrate in the loop leaving the middle point at node. यहाँ पे middle point पे यदि नोड छोड़ता है तो आपको बताना है कि स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। इसको आप लोग करके आएंगे, यहाँ से हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे हम लोग स्टैंडिंग वेव का लगभग 80% पार्ट कवर कर लिया। अभी हम इसके बाद हम लोग बीट पढ़ेंगे, देन डॉपलर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। ऑल द बेस्ट। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।